करते हैं। बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। देखिए, हमारी जो पिछली वीडियो थी उसमें हम लोगों ने बताया था कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। ऐसा कोई भी मटेरियल जो कि हमारे आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाए उसको हम लोग जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। लेकिन अब जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है उसके गुण कैसे हैं, वो किन पदार्थों से बना है, बायोकेमिकल नेचर क्या है उसका, अब हमें ये देखना होगा कि कोई भी जो आनुवंशिक सामग्री है उसका बायोकेमिकल नेचर कैसा है या कैसा होना चाहिए, वो अभी हम बात करने वाले हैं। लिविंग मैटर इज मेड अप ऑफ बायोकेमिकल्स। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बात समझनी होगी कि जितना भी लिविंग मैटर जीव पदार्थ इस पृथ्वी पे इस समय मौजूद है वो सारा का सारा बना हुआ है बायोकेमिकल से। बायोकेमिकल होते हैं हमारे जैव रसायन, ऐसे रसायन जो जब इकट्ठे हों आपस में रिएक्शन करें तो उनसे जीवन पनपे। तो सारे के सारे लिविंग मटेरियल जो हैं, लिविंग मैटर जो हैं, वो बने हुए हैं बायोकेमिकल से। और देयरफॉर जेनेटिक मटेरियल शुड आल्सो बी अ बायोकेमिकल। और क्योंकि सभी लिविंग मैटर जितने भी जैव पदार्थ हैं वो बायोकेमिकल से बने हैं, जैव रसायनों से बने हैं, तो इसीलिए ज़रूरी है कि जो हमारी आनुवंशिक सामग्री है, जेनेटिक मटेरियल है, वो भी एक बायोकेमिकल हो। To be a genetic material, a biochemical must have two properties. First, it must have large size and second, it should show a high degree of variety. अगर कोई भी जैव रसायन जो है वो आनुवंशिक सामग्री होगा यानी कि जेनेटिक मटेरियल होगा बायोकेमिकल, तो उसमें दो जो है प्रॉपर्टीज यानी कि उसके दो गुण धर्म जो हैं वो हमें हमेशा देखने को मिलेंगे। उनमें से जो हमारा पहली प्रॉपर्टी है यानी कि उसका पहला गुणधर्म है वो है लार्ज साइज। जितने भी जेनेटिक मटेरियल्स हैं, हम लोग जानते हैं दो ही जेनेटिक मटेरियल हैं, डीएनए एंड आरएनए। जो जेनेटिक मटेरियल है उनका साइज बहुत बड़ा होना चाहिए। साइज बड़ा होने की ज़रूरत क्यों है? ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकें। अभी हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं मनुष्यों की, खुद ह्यूमंस की एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम लोगों का जीनोम जो है काफ़ी बड़ा है और उसकी ज़रूरत क्यों है? आप लोगों ने देखा होगा अक्सर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी जो शक्ल है या जिनका हुलिया है वो उनके इमीडिएट पेरेंट्स यानी कि उनके माता पिता से ना मिलके उनके दादा दादी या उनके नाना नानी या उनके कोई और अंकल या आंटी से मिलता होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो उनका डीएनए था उसमें सिर्फ और सिर्फ उनकी ही नहीं, उनके एंसेस्टर्स की भी इंफॉर्मेशन स्टोर है। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए ज़रूरी है कि जो हमारा डीएनए हो, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल हो, उसका साइज बहुत बड़ा हो। सेकंड प्रॉपर्टी इज़ इट शुड शो अ हाई डिग्री ऑफ वैरायटी। जो जेनेटिक मटेरियल हो उसमें वैरायटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। वैरायटी क्यों ज़्यादा होनी चाहिए? क्योंकि देखिए, जीवन के कितने ही रूप हम लोगों को पृथ्वी पे देखने को मिलते हैं कि इंसानों की शक्लें ही कितनी अलग अलग हैं एक दूसरे से, हैं। और उसके बाद कितने प्रकार के जो हैं जानवर हैं, एनिमल्स हैं अर्थ पे जो एक दूसरे से कितने अलग अलग हैं। कितनी ही प्रकार के पौधे हैं, प्लांट्स हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं, डिफरेंट हैं। तो वो सब जो है एक दूसरे से भिन्न क्यों है? क्योंकि उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा अलग है। और क्योंकि जो जेनेटिक मटेरियल है उसने इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी, इतनी ज़्यादा विभिन्नता दिखानी है, विभिन्नता शो करनी है, तो ज़रूरी है कि जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें वैरायटी हो। अब देखिए, डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, बहुत समय तक बहुत ज़्यादा जो है रिसर्च होती रही कि जेनेटिक मटेरियल क्या है। अगर हम बात करें कि जो जेनेटिक मटेरियल है यानी कि आनुवंशिक सामग्री है उसके दो गुण धर्म होने ज़रूरी हैं, दो विशेषताएं उसमें होनी चाहिए। एक तो उसका साइज़ बहुत बड़ा होना चाहिए, दूसरी उसमें वैरायटी बहुत देखने को मिलनी चाहिए। और जब बायोलॉजी में रिसर्च होनी शुरू हुई, जीव विज्ञान में जेनेटिक मटेरियल की खोज होनी शुरू हुई, तो दो ऐसे मॉलिक्यूल्स थे जो बहुत बड़े थे और बहुत वैरायटी शो करते थे।
वो थे हमारे प्रोटीन्स और दूसरा था हमारा डीएनए। अब जो प्रोटीन्स हैं वो 20 अमीनो एसिड से बना है और उन 20 अमीनो एसिड्स को अलग अलग कॉम्बिनेशन में लगाकर हम लोग कितनी ही तरह के प्रोटीन्स जो हैं बना सकते हैं। लेकिन फिर भी जो प्रोटीन्स हैं वो जेनेटिक मटेरियल नहीं थे। क्यों? क्योंकि जो प्रोटीन्स हैं उनमें सेल्फ रेप्लिकेशन यानी कि अपना प्रतिरूप तैयार करने की समर्था नहीं थी। की तरफ जो हमारा डीएनए है 4 न्यूक्लियोटाइड्स से मिलके बना होता है। अब ये जो 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के एक दूसरे से जुड़ते हैं, लंबी लंबी चेन्स बनाते हैं, जिस वजह से इसका साइज भी बड़ा होता है। और दूसरी चीज़ ये कि ये खुद को सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है। अर्थ पे जितने भी बायोकेमिकल्स प्रेजेंट हैं या अर्थ पे जितने भी प्रकार के पदार्थ हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ जो डीएनए है उसी में समर्था है कि वो अपना प्रतिरूप तैयार कर सके। इसीलिए जो डीएनए है वो ही हमारी आनुवंशिक सामग्री है। ये सबसे पहली चीज़ तो ये डीएनए हैज़ कैपेबिलिटी ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन। हम लोग अभी बात कर चुके हैं कि जो डीएनए है उसमें समर्था है वो अपने प्रतिरूप तैयार कर सके। उसका फ़ायदा क्या है? अगर डीएनए अपने प्रतिरूप तैयार करेगा तभी वो अपने डॉटर सेल्स को देगा और डॉटर सेल्स को अगर डीएनए जाएगा तभी इनहेरिटेंस होगी। इसीलिए ज़रूरी है कि जो जेनेटिक मटेरियल हो वो सेल्फ रेप्लिकेशन करे। और सेल्फ रेप्लिकेशन कौन करता था? कौन सा मॉलिक्यूल? हमारा डीएनए। नेक्स्ट है डीएनए इज फाउंड इन ऑल लिविंग सेल्स एक्सेप्ट सम वायरसेस। देखिए, अब अगर कोई जेनेटिक मटेरियल है हम उसको जेनेटिक मटेरियल तभी मानेंगे अगर वो जीवन के हर एक प्रतिरूप में मिलेगा। देखिए, हम लोग जानते हैं कि जो लिविंग सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, अगर हर एक कोशिका में ही वो प्रेजेंट होगा तभी जो है कोई मॉलिक्यूल जेनेटिक मटेरियल होगा, तभी कोई जैव रसायन जो है वो जेनेटिक मटेरियल होगा। और जो डीएनए है वो हर एक कोशिका में, हर एक लिविंग सेल में हम लोगों को मिलता है, सिर्फ कुछ एक वायरसेस को छोड़ करके। लेकिन वो जो वायरसेस हैं उनमें भी हम लोगों को आरएनए मिलता है जेनेटिक मटेरियल के तौर पे, और जो आरएनए है वो खुद डीएनए से बनता है। इसीलिए जो डीएनए है हर एक लिविंग सेल में किसी ना किसी तरह से मौजूद है। फ्रेडरिक मिशर in 1869 was the first person to discover DNA। फ्रेडरिक मिशर जो थे वो ऐसे पहले इंसान थे जिन्होंने डीएनए को ऑब्जर्व किया था। फ्रेडरिक मिशर ने सबसे पहले देखा था कि जो डीएनए है वो हर एक लिविंग सेल में प्रेजेंट है। जो साइंस है उसमें बहुत सारी डिस्कवरीज और बहुत सारे इन्वेंशन जो हैं वो गलती से ही हो गए। अब ये जो फ्रेडरिक मिशर थे जिन्होंने इतनी बड़ी डिस्कवरी की डीएनए की, असल में ये कोई और ही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ये जो है वाइट ब्लड सेल्स पे एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इसके लिए इन्होंने क्या किया कि अपने शहर के एक लोकल डॉक्टर को बोला कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा इंसान आता है जिसको चोट लगी हुई है तो आप उसकी पल्स वाली पट्टियाँ जो हैं वो मुझे दे दीजिए, मुझे अपने जो है रिसर्च करनी है। और ये जो हैं फ्रेडरिक मिशर जो है असल में ल्यूकोसाइट्स यानी कि वाइट ब्लड सेल्स का केमिकल कॉम्पोजिशन पता करना चाहते थे। लेकिन जब इन्होंने उन सेल्स को ऑब्जर्व किया तो इन्होंने देखा कि सारे के सारे वाइट ब्लड सेल्स जो हैं उनमें एक बहुत ही बड़ा जो है एक और मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने वाइट ब्लड सेल्स के साथ और भी बहुत सारे लिविंग सेल्स को डायग्नोस्ट किया, जिससे कि इन्होंने क्या देखा कि जितने भी लिविंग सेल्स हैं, चाहे वो प्लांट सेल्स हैं, एनिमल सेल हैं, ह्यूमन सेल हैं, उन सब में एक चीज़ हम लोगों को देखने को मिल रही थी, वो था डीएनए। तो जो फ्रेडरिक मिशर थे इन्होंने बेंचमार्क लगा दिया था बायोलॉजी में कि जो डीएनए है वो सब ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है। सब जीवों में जो डीएनए है वो हम लोगों को देखने को मिलता है। पार्ट्स ऑफ डीएनए कैन बी डिप्रेस्ड और रिप्रेस्ड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट।
देखिए हमारे ही चैनल की एक और वीडियो है जिसमें हम लोगों ने सेल डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन की बात की है। अगर आप लोग उसमें भी देखेंगे तो हमारे जो सेल्स हैं उनकी ग्रोथ, डिफरेंशिएशन जो भी है वो भी डिपेंड करती है जीन एक्सप्रेशंस पे। तो क्या है कि जो डीएनए के पार्ट्स हैं वो होते हैं जीन्स, और हमने बताया है कि जो जीन्स होते हैं वो ज़रूरत पड़ने पे स्विच ऑफ या स्विच ऑन किए जा सकते हैं ताकि वो उस समय के अनुकूल जो भी ट्रेट हो, जो भी कैरेक्टर हो, उसको रिप्रेजेंट कर सके। तो इस तरह से जो डीएनए है वो ज़रूरत पड़ने पे खुद के इफेक्ट शो कर सकता है और किसी इफेक्ट को शो करने से रोक भी सकता है। नेक्स्ट, डीएनए हैज़ अ सिस्टम ऑफ रिपेयर। हम लोगों ने जब जेनेटिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टी वाली वीडियो बनाई थी, उस वीडियो का लिंक भी इसी वीडियो में है, अगर आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। जब हमने जेनेटिक मटेरियल की वीडियो बनाई थी तो उसमें हम लोगों ने ये बात जो है डिस्कस की थी कि जो जेनेटिक मटेरियल है, अनुवांशिक सामग्री है, वो अपनी खुद की रिपेयर अपने आप से कर सके। ऐसा बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जो सेल डिवीजन है या जेनेटिक मटेरियल की रेप्लिकेशन है, यानी कि अनुवांशिक सामग्री की प्रतिरूप तैयार करने की विधि है, उसमें बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, एरर आ जाते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि जो अनुवांशिक सामग्री है वो खुद से अपने आप को रिपेयर कर सके, खुद की प्रूफ रीडिंग कर सके। तो डीएनए जो है प्रूफ रीडिंग करता है। डीएनए हैज़ इनबिल्ट क्लॉक फॉर डेवलपमेंट। जो हमारा डीएनए है उसमें अपने आप से ही एक इनबिल्ट क्लॉक है जो कि समय समय पर किसी भी जीव की डेवलपमेंट के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, बढ़ोतरी के लिए अपने आप से जो जीन्स हैं उनको स्विच ऑन या ऑफ करता रहता है। A change of chemical or linear structure of DNA through rearrangement, addition or deletion of nucleotides give rise to mutation which are transmitted to daughter cells and are manifested through changed metabolism of cell। देखिए हम लोगों ने बात की थी कि जो जेनेटिक मटेरियल है, अनुवांशिक सामग्री है, उसमें म्यूटेबिलिटी होनी चाहिए, उसमें क्षमता होनी चाहिए कि वो जो है अपने आप को चेंज कर सके, उसमें सामर्थ्य होना चाहिए कि वो अपने आसपास के वातावरण के अनुकूल जो है अपने आप में बदलाव ला सके। और जो डीएनए है उसके केमिकल कॉम्पोजिशन या फिर उसके लीनियर सीक्वेंस, यानी कि उसकी जो चेन है उसमें हम लोग कोई भी चेंज लाके, यानी कि न्यूक्लियोटाइड ऐड करके, डिलीट करके या रिपीट करके या उनको रीअरेंज करके उसमें जो है म्यूटेशंस जो हैं इंड्यूस कर सकते हैं। और वो जो म्यूटेशंस होंगी वो परमानेंट म्यूटेशंस होंगी और जिसका इफेक्ट जो है हम लोग सेल के मेटाबॉलिज्म में भी देख सकेंगे। इन सभी एविडेंसेस को जानने के बाद हम लोग ये कह सकते हैं कि जो डीएनए है वही अनुवांशिक सामग्री है। ये सारे जो हैं ये इनडायरेक्ट एविडेंसेस हैं। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ अभी हम लोग, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन भी एक जैव क्रिया है। तो चलिए देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है। इट इज द चेंज इन द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बाय पिकिंग अप जीन्स प्रेजेंट इन रिमेन्स ऑफ इट्स डेड रिलेटिव्स। ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि उसका जो जीनोम है, उसमें जो डीएनए प्रेजेंट है, उसका जो सीक्वेंस है उसमें चेंज आना। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन है डीएनए के सीक्वेंस में चेंज आ जाना। और वो चेंज आता कैसे है कि वो जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने ही डेड रिलेटिव्स, यानी कि अपने ही जैसे डेड ऑर्गेनिज्म के जो जीन्स हैं उनको पिक कर लेता है। उन जीन्स को लेने के बाद जो उसके खुद के जीन्स हैं वो चेंज हो जाते हैं अपने डेड रिलेटिव के जीन्स में। This experiment is also called
Griffith experiment because it was discovered by a British doctor S.F. Griffith in 1928. अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है यानी कि एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है कि डीएनए ही अनुवांशिक सामग्री है, उसको हम लोग ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट भी बोल देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंट था ये किया था एस.एफ. ग्रिफिथ ने, जो कि एक डॉक्टर थे। ही वॉज स्टडिंग न्यूमोनोकोकस निमोनिया। देखिए, मैंने अभी आप लोगों को पिछली स्लाइड में भी क्या बताया कि अपनी गलतियों से सीखते रहें, क्योंकि गलतियां भी जो हैं वो बड़ी बड़ी खोजों की तरफ चल सकती हैं। और अब इसी एक वीडियो में आप लोग देखेंगे कि कैसे दो जो हैं गलती से ही बहुत बड़ी बड़ी डिस्कवरीज हो गई, या फिर कह लें कि कुछ और ढूंढ रहे थे और कुछ और ही मिल गया। अब जैसे जो फ्रेडरिक मिशर हैं वो भी डिस्कवर कर रहे थे, वो क्या ढूंढना चाहते थे? वाइट ब्लड सेल का कॉम्पोजिशन। उन्होंने क्या ढूंढ लिया? डीएनए। अब इसी तरह ये जो एस.एफ. ग्रिफिथ हैं, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था निमोनिया के वायरस पे। ये असल में निमोनिया की वैक्सीन बनाना चाहते थे और उसी को स्टडी कर रहे थे। उसके लिए इन्होंने क्या किया कि जो निमोनिया का वायरस था उसकी दो किस्में थी, एक थी वायरुलेंट और एक थी नॉन वायरुलेंट। देखिए, वायरुलेंट स्ट्रेन उसको बोला जाता है जो कि बीमारी प्रोड्यूस करे। अगर वायरुलेंट स्ट्रेन को किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वायरुलेंट स्ट्रेन को हम लोग किसी दूसरे जीव के शरीर में एंटर करा दें तो जो वायरुलेंट स्ट्रेन होगी वो दूसरे जीव में बीमारी प्रोड्यूस करेगी। और नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन वो होती है जिसके बॉडी में एंटर होने से भी कोई बीमारी ना हो। द वायरुलेंट स्ट्रेन कॉजेज न्यूमोनिया। इट इज ऑल्सो नोन एज एस टाइप बिकॉज व्हेन ग्रोन ऑन सुटेबल मीडियम दे फॉर्म स्मूथ कॉलोनीज। देखिए, जो वायरुलेंट स्ट्रेन थी हम समझ चुके होंगे कि उसी से निमोनिया होता है। जो वायरुलेंट स्ट्रेन है उसको हम लोग एस टाइप भी बोल देते हैं। एस टाइप क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो वायरुलेंट स्ट्रेन है अगर उसको ग्रो किया जाए तो वो स्मूथ कॉलोनीज बनाती है और उस पर एक ग्लाइकोप्रोटीन की कवरिंग होती थी जो कि उसको पूरा स्मूथ कर देती थी। अब वो जो ग्लाइकोप्रोटीन की कवरिंग होती थी उसका क्या काम था कि वो इस वायरस को प्रोटेक्ट करती थी। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ग्रिफिथ ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था। ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट मटेरियल के लिए यूज़ किए थे रैट्स। और ग्रिफिथ ने क्या किया, हम दो वायरस की स्ट्रेन्स ली थी, एक एस स्ट्रेन और एक आर स्ट्रेन। जो नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन थी उसको आर स्ट्रेन बोला जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन थी वो रफ कॉलोनीज फॉर्म करती थी। सबसे पहले जो ग्रिफिथ थे उन्होंने क्या किया, आप लोग ये देखिए, ये वाला फिगर देखिए, ये वाला, इस फिगर में देखिए कि जो ग्रिफिथ थे उन्होंने सबसे पहले चूहों में एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया, एस स्ट्रेन के लिविंग बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया। क्या हुआ? क्योंकि एस स्ट्रेन वायरुलेंट स्ट्रेन थी तो जो चूहे थे वो मर गए। उसके बाद आ गई आर स्ट्रेन। जो ग्रिफिथ थे उन्होंने आर स्ट्रेन को भी हेल्दी चूहों में इंजेक्ट किया और क्योंकि आर स्ट्रेन जो है वो नॉन वायरुलेंट थी तो जो वो हेल्दी ही रहे, उनको कोई भी बीमारी नहीं हुई। उसके बाद एक और उन्होंने मीडियम लिया, उसमें उन्होंने क्या किया कि एस स्ट्रेन थी उसको हीट किल किया। हीट किल का मतलब क्या है कि एस स्ट्रेन को बहुत हाई टेम्परेचर पे गर्म किया जिससे जितने भी एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया थे वो ख़त्म हो गए और हीट किल्ड एस स्ट्रेन को माइस में इंजेक्ट किया और जो रैट थे वो हेल्दी ही रहे, उनकी डेथ नहीं हुई। और आखिर में उन्होंने क्या किया कि लिविंग आर स्ट्रेन और डेड एस स्ट्रेन को मिक्स किया और उस स्ट्रेन को चूहों में इंजेक्ट किया। अब इस केस में क्या हुआ, चूहों की डेथ हो गई और जो ग्रिफिथ थे वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये हो क्यों रहा है, ऐसा किस वजह से हो रहा है। लेकिन जब उन्होंने चौथे माउस को स्टडी किया, जब उन्होंने अपने चौथे माउस को स्टडी किया तो उन्होंने क्या देखा, जिसमें उन्होंने लिविंग आर स्ट्रेन और डेड डेथ स्ट्रेन ली थी, उसमें कोई आर स्ट्रेन बैक्टीरिया था ही नहीं, उसमें सारे के सारे लिविंग एस स्ट्रेन बैक्टीरिया थे।
तो इससे उन्होंने क्या कंक्लूजन दिया कि जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया थे, उन्होंने एस स्ट्रेन के वायरस, आर स्ट्रेन के वायरस ने एस स्ट्रेन के वायरस को डीएनए लेके अपने आप को भी एस स्ट्रेन का वायरस बना लिया है। तो इससे क्या हुआ कि उन्होंने जो डीएनए है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कवर किया। तो इससे ये कंक्लूड हो गया कि जो डीएनए है यही जेनेटिक मटेरियल है। क्यों? क्योंकि इसी की ट्रांसफॉर्मेशन से जो आर स्ट्रेन थी वो एस स्ट्रेन बन गई। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें।